लास्ट सपर के दिन जीसस ने अपने 12 डिसाइपल्स के साथ डिनर किया था। टेबल पे टोटल 13 लोग थे। जूडस जो 13th गेस्ट था, उसने ही जीसस के साथ धोखा किया। मिडिल एजेस के क्रिश्चियन सोसाइटीज में माना जाता था कि अगर 13 लोग साथ में बैठकर एक टेबल पर डिनर कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक ना एक की मौत अगले 1 साल में जरूर हो जाएगी। 1972 के फ्राइडे द 13th को रग्बी प्लेयर्स का एक प्लेन एंडीज माउंटेन्स में जा टकराया और उसके सर्वाइवर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने ही टीममेट्स को जिंदा खाने तक की नौबत आ गई। सितंबर 1940 के फ्राइडे द 13th को जर्मन आर्मी ने बकिंघम पैलेस पे हमला कर दिया। रॉयल फैमिली बाल बाल बची। इस साल जून का महीना काफी इंटरेस्टिंग था और ये इस वजह से क्योंकि 13 जून एक फ्राइडे को था और पॉप कल्चर के चलते फ्राइडे द 13th को काफी स्पेशल स्टेटस मिल चुका है। वाइल फॉर सम ये एक आम दिन होता है, वीकेंड से पहले का एक छोटा सा मोमेंट, लेकिन लाखों लोगों के लिए फ्राइडे द 13th एक ऐसा दिन है जो एंजाइटी से भरा होता है, सुपरस्टिशन में डूबा होता है, जिसे पॉप कल्चर ने हाइप कर रखा है और अब तो ये एक आने वाले कॉस्मिक इवेंट से भी जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी तो पैदा करता ही है, पर अनफॉर्चुनेटली फियर भी इंस्टिल करता है। आज हम फ्राइडे द 13th के मल्टी लेयर्ड पास्ट का राज खोलेंगे। इसके रूट्स, रिलीजन, मिथोलॉजी और हिस्ट्री में कहां से आई, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और अलग अलग कल्चर्स में लोग इसे कैसे देखते हैं, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि फ्राइडे द 13th हॉरर फ्रेंचाइजी ने इस डेट को फियर का सिंबल कैसे बना दिया और अप्रैल 2029 में आने वाला यही दिन इस मिस्ट्री में एक और लेयर कैसे ऐड करता है। तो चलिए आज इस मिसअंडरस्टूड दिन को डीपली समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि ये दिन इंसान के फियर, बिलीफ और अननोन के साथ उसके कनेक्शन के बारे में क्या रिवील करता है। फ्राइडे द 13th कुछ लोगों के लिए बस एक अजीब सा सुपरस्टिशन नहीं है, फॉर सम इट्स अ वेरी रियल फोबिया। पेरिस के भी डेकाट्रायोफोबिया, ये वर्ड ग्रीक वर्ड्स पेरिस के भी मतलब फ्राइडे, डेकाट्रेस मतलब 13 और फोबोस यानी कि फियर से बनता है, जो फ्राइडे द 13th के फियर को डिस्क्राइब करता है। इसके साथ ही एक और टर्म है फ्रिगाट्रिस्काई डेकाफोबिया, जो नॉर्स गॉडेस फ्रिगा या फ्रेया से लिंक्ड है और ये भी इसी डर को रिप्रेजेंट करता है। एक और ब्रॉडर टर्म है ट्रिस्का डेकाफोबिया, जो सिर्फ नंबर 13 के फियर को सिंबलाइज करता है विदाउट इट बीइंग एसोसिएटेड टू एनी स्पेसिफिक डे। ये टर्म सिर्फ वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि ये फियर लोगों के दिमाग में कितनी गहराइयों तक बसा हुआ है। ये फोबिया सिर्फ क्यूरियोसिटी तक सीमित नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस मैनेजमेंट सेंटर एंड फोबिया इंस्टीट्यूट, यूएस में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग फ्राइडे द 13th से जुड़े इंटेंस एंजाइटी को पर्सनली फील करते हैं, जिसमें सिम्टम्स सिर्फ हल्का नर्वसनेस नहीं बल्कि फुल ब्लोन पैनिक अटैक्स तक चले जाता है, जैसे फास्ट हार्ट बीट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस, ये सब कुछ। कई लोग इस दिन को ट्रैवल, सोशल प्लान्स, यहाँ तक कि घर से निकलना तक अवॉइड करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। हर साल 800 से 900 मिलियन डॉलर तक का एस्टिमेटेड लॉस होता है यूएस को ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी एंड एब्सेंटिज्म ऑन फ्राइडे द 13th। ये फियर सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि साइकोलॉजी और कल्चर के डीप मिक्स से आता है। ह्यूमंस नेचुरली एपोफीनिया शोकेस करते हैं, मतलब रैंडम इवेंट्स में पैटर्न्स ढूंढने की आदत। जब फ्राइडे द 13th को कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, चाहे पर्सनल फेलियर हो या कोई ट्रैजिक इंसिडेंट, तो हम उस दिन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इससे उस डेट का डार्क रेपुटेशन और स्ट्रांग हो जाता है और ये सब और वर्स हो जाता है ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हम वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमारे बिलीफ को कंफर्म करें और बाकी इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से फ्राइडे द 13th का डर सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता बल्कि बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए फ्राइडे द 13th एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बन सकता है, जो उनके अंदर अनसर्टेनिटी और कंट्रोल खो देने का डर और बढ़ा देता है। ये फोबिया सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, जो फैमिली ट्रेडिशंस या कल्चरल स्टोरीज के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास हो। सोचो कि अगर एक बच्चे को बार बार ये सुनने को मिले कि फ्राइडे द 13th अनलकी होता है, फ्राइडे द 13th को बुरी चीजें होती है, तो वो इजीली इस बिलीफ को अपना लेता है, स्पेशली तब जब ये फियर मीडिया और हॉरर मूवीज के जरिए और स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। टाइम के साथ ये फियर एक सेल्फ फीडिंग लूप बन जाता है, जिसमें हर इंसिडेंट से एंजाइटी, एंटिसिपेशन और इंटेंस हो जाता है। इस बिलीफ को फ्यूल करने में फ्राइडे द 13th हॉरर मूवी फ्रेंचाइज ने एक मैसिव रोल तो प्ले किया ही है। 1980 में स्टार्ट हुई ये सीरीज, जिसका पहला पार्ट डायरेक्टर शॉन एस कनिंघम ने बनाया, एक रिवेंज स्टोरी थी एक माँ की जो अपने बेटे की डेथ का बदला ले रही थी कैंप क्रिस्टल लेक में। लेकिन रियल कल्चरल इम्पैक्ट तो तब आया जब सीक्वल में जेसन वर्गीस इंट्रोड्यूस हुआ, एक हॉकी मास्क पहना हुआ अनस्टॉपेबल किलर जो पूरे हॉरर जॉनर का आइकॉन बन गया। 12 फिल्म्स, 2009 का रीबूट, नॉवेल्स, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स के साथ इस फ्रेंचाइज ने $465 मिलियन से भी ज्यादा का ग्लोबल बिजनेस।
इस फ्रैंचाइज ने फ्राइडे द 13th को सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि कलेक्टिव इमेजिनेशन में एक स्कैरी इवेंट बना दिया, जहां लोग ऑटोमेटिकली इस दिन को डेंजर और डेथ के साथ एसोसिएट करने लगे। इन फिल्म्स की सक्सेस का मेन रीजन था उनका फोकस उन डीप फियर्स पर जो लोग पहले से ही फील करते थे, जैसे आइसोलेशन, बिट्रेयल और अनस्टॉपेबल इविल। ये सब पहले से ही फ्राइडे द 13th के सुपरस्टिशन वाले बैकग्राउंड में सेट थे। जब मूवीज ने इस दिन को एक ऐसे वक्त के रूप में दिखाया जहां अनइमेजिनेबल हॉरर सामने आता है, तो उन्होंने एक वेग कल्चरल एंजाइटी को एक रियल विसरल फियर में बदल दिया। 1980 और 90 के यंग व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जेसन वरीज, फ्राइडे द 13th का लिटरल फेस बन गया। उस वक्त ये डेट बस एक सुपरस्टिशन नहीं बल्कि फुल ऑन पॉप कल्चर फिनोमिनन बन चुका था। लेकिन ये डर सिर्फ वेस्टर्न कल्चर तक सीमित नहीं है। फ्राइडे द 13th का फियर मेजरली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में तो है ही, लेकिन दुनिया के दूसरे रीजन्स में भी अलग अलग अनलकी डेज और नंबर्स होते हैं। जैसे कि स्पेन, ग्रीस और लैटिन अमेरिका के कई पार्ट्स में लोग ट्यूसडे द 13th को अनलकी मानते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को एसोसिएट किया जाता है एरीज यानी मार्स से, जो वॉर और डिस्ट्रक्शन का भगवान है। स्पेनिश में एक कहावत भी है, एन मार्टेस नीते कैसेस नीते एम्बार्केस, ऑन ट्यूसडे डोंट मैरी और सेट सेल, यानी ट्यूसडे को ना शादी करो ना ट्रैवल स्टार्ट करो। ये दिखाता है कि 13 का अनलकी होना एक ग्लोबल पैटर्न है, लेकिन हर कल्चर का अपना वर्जन और अपना ट्रिगर होता है। अब देखिए, जैसे इटली में फ्राइडे द 17th को अनलकी माना जाता है। रोमन न्यूमरल्स में अगर आप XVII यानी 17 को अगर रीअरेंज करें तो बनता है VIXI, जिसका मतलब है आई हैव लिव्ड, एक ऐसा फ्रेज जो कब्रिस्तानों में लिखा होता है और जो डेथ का डायरेक्ट हिंट देता है। लैंग्वेज का ये कोइंसिडेंस और फ्राइडे का क्रिश्चियन सिंबलिज्म मिलके इस डेट को इटालियन कल्चर में और भी ज्यादा ओमियस बना देती है। ईस्ट एशिया में नंबर 4 से लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि मैंडरिन में सी, जापानीज में शी और कोरियन में सा का मतलब डेथ होता है, और ये सब उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जैसे वो 4 बोलते हैं वैसा साउंड। इस फियर को टेट्राफोबिया कहते हैं। इसी वजह से कई बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिनमें 4th फ्लोर स्किप किया जाता है। हांगकांग और वैंकूवर जैसे मल्टीकल्चरल सिटीज में तो लोग 4th और 13th फ्लोर दोनों अवॉइड करते हैं अपने बिल्डिंग्स में, ईस्ट और वेस्ट के सुपरस्टिशंस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन सब कल्चर्स में 13th अनलकी नहीं होता है। एंशिएंट इजिप्ट में जैसे 13 को एक पॉजिटिव नंबर माना गया है। ये लाइफ जर्नी का लास्ट स्टेज होता है जो सोल को आफ्टर लाइफ में लेके जाता है। अब देखिए, जैसे इंडिया में भी 13 नंबर को ड्रैग किया गया है। देखा जाए तो हिंदू धर्म में 13 यानी कि त्रयोदशी एक सेक्रेट तिथि है जो भगवान शिव या माँ काली के दिन माने जाते हैं। इन दिन लोग फास्ट करते हैं, पूजा करते हैं और कई शुभ इवेंट्स इस दिन रखे जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी लोगों ने 13 को ड्रैग करके एक नया ही ट्रेंड बना लिया है, जिसमें फ्लैट्स या फ्लोर्स के नंबर ही गायब कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर नहीं होते, कुछ में 13 नंबर वाले फ्लैट मिसिंग होते हैं। वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होते होते हमने ये सब भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। आर माधवन की एक हॉरर कल्ट क्लासिक मूवी है 13 में, जिसने भी काफी फियर मॉन्गरिंग की है। ये कल्चरल डिफरेंसेस क्लियरली दिखाते हैं कि फ्राइडे द 13th का फियर यूनिवर्सल नहीं है। ये एक मेनली वेस्टर्न और स्पेशली क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड फियर है। अब देखिए, फ्राइडे द 13th का सुपरस्टिशन क्रिश्चियन स्टोरीज स्पेशली लास्ट सपर से जोड़ा जाता है। न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक जीसस ने अपने 12 डिसाइपल्स के साथ डिनर किया था, तो टोटल 13 लोग टेबल पर हुए, और उनमें से जो 13th गेस्ट था जूडस, उसी ने ही जीसस के साथ बिट्रेयल किया, जिसके बाद फ्राइडे के दिन उन्हें क्रूसिफाई किया गया। इसे गुड फ्राइडे भी कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी में एक शोक मनाने का दिन है। इस कनेक्शन ने फ्राइडे और 13 दोनों को एक नेगेटिव मीनिंग दे दिया, जो टाइम के साथ एक पावरफुल सिंबल ऑफ बैड लक बन गया। 13 लोगों का टेबल पर होना एक मेजर सुपरस्टिशन बन गया, स्पेशली क्रिश्चियन सोसाइटीज में। मिडिल एजेस तक तो लोग मानते थे कि अगर 13 लोग एक टेबल पर डिनर करने आ जाएं, तो उनमें से एक आदमी की अगले 1 साल के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। इस बिलीफ ने सोशल कस्टम्स तक बदल दिए, जैसे अगर 13 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो 14th गेस्ट को स्पेशली इन्वाइट किया जाता था, सिर्फ अनलकी काउंट अवॉइड करने के लिए। इस सुपरस्टिशन में एक और लेयर ऐड करती है नॉर्स मिथोलॉजी की कहानियां, जो आज के स्कैंडिनेवियन रीजन से आई हैं। एक फेमस स्टोरी के मुताबिक 12 गॉड्स वलेला में खाना खा रहे थे, तभी लोकी, जो गॉड ऑफ ट्रिक्स थे, वो बिना इनवाइट किए 13th गेस्ट बन के आ जाते हैं, और उन्होंने प्लान किया कि बॉल्डर, जो लाइट और हैप्पीनेस के गॉड थे, उन्हें मारा जाए। बॉल्डर की डेथ के बाद दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। बॉल्डर की माँ फ्रिया थी, जिन्हें गॉडेस ऑफ लव और फर्टिलिटी भी कहा जाता है, हु इज आल्सो एसोसिएटेड विद फ्राइडे, और उनको थ्रू आउट लिटरेचर एक रोती हुई माँ की तरह देखा जाता है। फ्रिगेट्रिस्काई डेकाफोबिया, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था,
ये कॉम्प्लेक्स वर्ड डायरेक्टली इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। ये कहानी भी क्रिश्चियन बिट्रेयल वाली कहानी जैसी फील होती है और ये रीइंफोर्स करती है उसी आइडिया को कि 13 हार्मनी को तोड़ता है और chaos को इनवाइट करता है। नॉर्स और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस का जो मिक्स मिडिवल यूरोप में हुआ, उसने फ्राइडे द 13th को और भी अनलकी बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें रिलीजन का सीरियसनेस और मिथोलॉजी का हॉरर दोनों एक साथ आ गए। फ्राइडे द 13th से जुड़ी सबसे इनफेमस रियल हिस्टोरिकल इवेंट हुई थी 13 अक्टूबर 1307 में, जब किंग फिलिप द फोर्थ ऑफ फ्रांस ने नाइट्स टेम्पलर, जो कि थी एक पावरफुल मिलिट्री और फाइनेंशियल ऑर्डर, के मेंबर्स को एक दिन अरेस्ट करवाया, उन पर कार्रवाई करवाई, उन्हें टॉर्चर किया और फाइनली उन सबको एग्जीक्यूट करवा दिया। यह इवेंट मेडिवल यूरोप के लिए एक मैसिव बिट्रेयल था। आज के टाइम में यह स्टोरी और भी पॉपुलर हो गया है, द दा विंची कोड जैसे बुक्स और फिल्म्स, जिन्होंने इसको फ्राइडे द 13th के सुपरस्टिशन के साथ कनेक्ट किया है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो साल 1307 में लोगों ने 13th डेट को किसी स्पेशल तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया था। इसका अनलकी स्टेटस बाद में ऐड किया गया, मोस्टली बाय मॉडर्न राइटर्स एंड कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स। नाइट्स टेम्पलर का ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हिस्ट्री एंड फोकलॉर का मिक्स बन जाता है। ये इवेंट ओरिजिनली पॉलिटिकली और फाइनेंशियली मोटिवेटेड था, लेकिन जब इसे फ्राइडे द 13th के साथ जोड़ा गया, तब इसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पॉप कल्चर फेयर को फ्यूल करना स्टार्ट किया और इस डेट के मिस्टीरियस रेपुटेशन को और भी डीप किया। इससे पहले कि हम कुछ और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात करें जो फ्राइडे द 13th से एसोसिएटेड है, एक बार फ्राइडे और 13 को इंडिपेंडेंटली समझ लेते हैं। देखिए, फ्राइडे का नेगेटिव इमेज नंबर 13 से जुड़ने से भी पहले का है। क्रिश्चियनिटी में, जैसा हमने आपको बताया, जीसस को फ्राइडे को ही क्रूसिफाई किया गया था, इसलिए इस दिन को सैक्रिफाइस और पेनेंस यानी प्रायश्चित का सिंबल माना जाता है। मिडिवल यूरोप में फ्राइडे का एक और डार्क आइडेंटिटी था, उसे एग्जीक्यूशन, स्पेशली हैंगिंग्स के साथ जोड़ा गया है, इसलिए उसे हैंगमैन्स डे भी कहा जाता था। पब्लिक हैंगिंग्स अक्सर फ्राइडे को ही होती थी ताकि क्राउड को अट्रैक्ट किया जा सके, और इस वजह से ये डेथ और पनिशमेंट का सिंबल बन गया। लेकिन हर कल्चर में फ्राइडे का मतलब स्केरी नहीं होता। इस्लाम में फ्राइडे यानी जुम्मा हफ्ते का सबसे होली डे माना जाता है, जब कम्युनिटी प्रेयर्स की जाती हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एंशिएंट नॉर्स कल्चर में फ्राइडे डेडिकेट होता है फ्रेया को, जो लव, फर्टिलिटी और मैजिक की गॉडेस थी। अब बात करते हैं नंबर 13 की। 13 को अनलकी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आता है परफेक्ट नंबर के बाद, और वो है 12। 12 का सिग्निफिकेंस सब जगह मिलता है। 12 महीने एक साल में, 12 ज़ोडिएक साइंस, 12 घंटे घड़ी में, इजराइल के 12 ट्राइब्स, बाइबल के 12 एपोस्टल्स। जब आप 12 के बाद 13 पर जाते हैं तो वो एक ओवरफ्लो जैसा दिखता है, एक इम्बैलेंस जैसा, इसलिए 13 को इनकम्प्लीट, अनस्टेबल या अनलकी माना जाता है। टैरो कार्ड्स में भी 13th कार्ड होता है डेथ। हालांकि सिंबॉलिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का साइन होता है। लोग इसे यूजुअली डायरेक्ट डेथ या डिस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि 13th के साथ एक फेयरफुल रेपुटेशन जुड़ जाती है, और जब वो फ्राइडे के साथ मिलता है तो सुपरस्टिशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी 13th को कभी कभी एक कार्मिक नंबर माना जाता है, जो चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। अब चाहे कुछ भी कहें, फ्राइडे द 13th को ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। ये कोई कोइंसिडेंस था या सच में इस डे एंड डेट का बुरा साया ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से कनेक्ट कर लिया है। जैसे 13 सितंबर 1940 फ्राइडे, और उस दिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन बॉम्बर्स ने बकिंघम पैलेस को टारगेट किया। रॉयल फैमिली बाल बाल बची। इस अटैक का ड्रामेटिक टाइमिंग बाद में फ्राइडे द 13th के सुपरस्टिशन से लिंक किया गया। दूसरा इवेंट था 13 नवंबर 1970, जो फिर फ्राइडे को पड़ा। भोला साइक्लोन ने बांग्लादेश में तबाही मचा दी। तकरीबन 3 से 5 लाख लोग मारे गए। ये वर्ल्ड्स डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर्स में से एक था, और इसने फ्राइडे द 13th की डूम्ड रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। एक और दिन था 13 अक्टूबर 1972, फिर से फ्राइडे। उरुग्वे रग्बी टीम का प्लेन एंडीज माउंटेन्स में क्रैश हुआ। सर्वाइवर्स को एक्सट्रीम कंडीशन में एक दूसरे इंसान को खाने तक की नौबत आ गई, और इस हॉरिफाइंग इवेंट ने बाद में अलाइव मूवी के थ्रू लोगों तक पहुंच बनाई, और इसके डेट ने मिस्ट्री और फियर का एलिमेंट और डीप कर दिया। अक्टूबर 1989 में एक और फ्राइडे द 13th आया। वॉल स्ट्रीट पर आया मिनी क्रैश, जिसमें डाउ जोन्स ने लगभग 7% की क्रैश झेली। ये सडन फाइनेंशियल डिप ने फ्राइडे द 13th को एक बैड लक डे का फाइनेंशियल एंगल भी दे दिया। फिर आया 13 जनवरी 2012, एक बार फिर से फ्राइडे। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया क्रूज शिप इटली के कोस्ट पर कैप्साइज हो गया। 32 लोगों की डेथ हुई। इस इंसिडेंट में शिप के कैप्टन पे हैवी ब्लेम आया। उनका शिप छोड़कर भागना और डेट का सुपरस्टिशन दोनों मीडिया हेडलाइंस का पार्ट।
ये सब रियल लाइफ इवेंट्स भले ही मैथमेटिकली रैंडम लगते हो, लेकिन जब वो फ्राइडे द 13th को होते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फर्मेशन बन जाते हैं जिसे लोग इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से ये डेट सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं बल्कि एक लिविंग कल्चरल नैरेटिव बन चुका है जिसमें डर, हिस्ट्री, मीडिया और कोइंसिडेंस सब कुछ मिल चुका है। देखिए, फ्राइडे द 13th के मिथ्स में एक नया कॉस्मिक ट्विस्ट भी जुड़ गया है जिसका नाम है 99942 एपोफिस, एक एस्टेरॉइड जिसका नाम रखा गया है इजिप्ट के गॉड ऑफ केओस एपोफिस के नाम पर। इस एस्टेरॉइड को 2004 में डिस्कवर किया गया था। इसकी विड्थ लगभग 370 मीटर है और ये फ्राइडे 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के काफी करीब से गुजरने वाला है। अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर यह अर्थ से सिर्फ 31,600 किलोमीटर दूर होगा, जो कई सैटेलाइट से भी ज्यादा करीब है, और ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई पार्ट्स में नेकेड आई से भी विजिबल होगा। शुरुआत में नासा ने एस्टिमेट किया था कि इस एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने के 2.7% चांसेस हैं, जिसने साइंटिस्ट और पब्लिक दोनों में काफी सीरियस कंसर्न क्रिएट कर दिया था। लेकिन नासा ने इस फ्लाईबाय को 1 in 1,000 years टाइप की रेयर इवेंट बोला है। इस कॉस्मिक इवेंट का फ्राइडे द 13th के साथ होना एक फ्रीकिश कोइंसिडेंस लगता है, जिसने सोशल मीडिया और न्यूज हेडलाइंस को काफी ट्रिगर किया है। कुछ लोग इसे एपोफिस डूम्सडे कह रहे हैं और कई लोग इसे फ्राइडे द 13th के सुपरस्टिशन का कॉस्मिक प्रूफ मान रहे हैं। ये और भी इंटेंस लगता है क्योंकि एस्टेरॉइड का नाम ही केओस और डिस्ट्रक्शन का सिंबल है और इसका अर्थ के इतने पास से गुजरना एक रेयर, ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक साउंडिंग इवेंट है। साइंस क्लियरली बोलता है कि कोलिजन का 0 के बराबर चांस है और फ्यूचर डेट्स जैसे 2036 और 2068 के फ्लाईबाइज भी काफी लो रिस्क हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन साइकोलॉजी में पैटर्न्स ढूंढने की जो आदत है, उसने एपोफिस को फ्राइडे द 13th के ऑलरेडी कर्स रेपुटेशन के साथ इमोशनली स्टिच कर दिया है। अब चाहे ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस हो या कुछ और, एक बात पक्की है, 13 अप्रैल 2029 फ्राइडे अब सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं बल्कि स्पेस के कैलेंडर में भी एक डार्क हाईलाइट बना हुआ है। फ्राइडे द 13th को आज हम बैड लक और फियर से जोड़ते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन से आया था, एंशिएंट गॉडेस सेंट्रिक कल्चर्स से। हिस्टोरिकली फ्राइडे को जाना जाता था सेलिब्रेशन और सेंसुअलिटी से, जो क्रिएशन और फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा था। ये सेलिब्रेशन ऑफ फ्राइडे क्रिश्चियन बिलीफ से बिल्कुल ऑपोजिट थी, जहां फ्राइडे बन गया था सैक्रिफाइस और मोर्निंग का दिन। यही स्टोरी नंबर 13 के साथ भी है। कई प्री पेट्रियार्कल सोसाइटीज में 13 को एक सेक्रेड नंबर माना जाता था क्योंकि एक साल में होते हैं 13 लूनर साइकिल, जो डायरेक्टली लिंक किया जाता है विमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल से और नेचर के रिदम से। एंशिएंट मेसोपोटामिया, इजिप्ट और प्री क्रिश्चियन यूरोप में जहां गॉडेसेस वर्शिप होती थी, 13 सिंबलाइज करता था डिवाइन, फेमिनिन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल रिबर्थ। लेकिन फिर एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट हुआ। जैसे जैसे पेट्रियार्कल सिस्टम स्ट्रांग होने लगे, उन्होंने गॉडेस बेस्ड सिंबल्स को या तो सप्रेस किया या उन्हें डिमोनाइज कर दिया। ये प्रोसेस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक भी था, ताकि मेल डोमिनेटेड रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट। तो जहां कभी 13 और फ्राइडे का मतलब सेक्रेड फेमिनिनिटी था, वही बाद में बन गया केओस और बैड लक का। जब हम फ्राइडे द 13th से डरते हैं, हम सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं बल्कि एक पुराने रिप्रेस हिस्ट्री का इको सुन रहे होते हैं, एक टाइम की याद जहां ये दिन शक्ति, क्रिएशन और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल था, ना कि सिर्फ डर। अब हाल फिलहाल में फेमिनिस्ट स्कॉलर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स ने फ्राइडे द 13th को एक बार फिर से रिक्लेम करना शुरू किया है। उनका कहना है कि जो भी नेगेटिव सुपरस्टिशंस फ्राइडे द 13th के अराउंड हैं, वो असल में एक पेट्रियार्कल नैरेटिव की लेगेसी है, जिसका पर्पस था गॉडेस सेंट्रिक ट्रेडिशंस को इरेज करना। विकन ट्रेडिशंस और मॉडर्न पेगन मूवमेंट्स ने फ्राइडे और 13 दोनों को डिवाइन फेमिनाइन का सिंबल माना है और लूनर साइकिल्स और नेचुरल रिदम्स के साथ जोड़ा है। इस रिवाइवल ने पॉप कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया है। आजकल के आर्टिस्ट, राइटर्स और एक्टिविस्ट फ्राइडे द 13th को एक पॉजिटिव दिन के रूप में ट्रीट करते हैं, एक ऐसा दिन जो सेलिब्रेट करता है इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और इनर स्ट्रेंथ। सबसे इंटरेस्टिंग और विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन फ्राइडे द 13th का हुआ है टैटू कल्चर के थ्रू। 1990s के एंड से लेकर आज तक टैटू पार्लर्स ने फ्राइडे द 13th के दिन स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए। ये प्रैक्टिस पहले एक सब कल्चर रिचुअल था, लेकिन अब एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक टैटू शॉप्स के बाहर लोग लाइन में वेट करते हैं, सिर्फ इस दिन का पार्ट बनने के लिए। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक टैटू नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है, सुपरस्टिशन को चैलेंज करने का एक एक्ट और अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने का एक मोमेंट। तो जहाँ एक तरफ फ्राइडे द 13th की इमेज एक स्कैरी, अनलकी दिन की है, वहीं दूसरी तरफ नए जमाने के लोग इसे देख रहे हैं एज अ डे ऑफ पावर एंड एक्सप्रेशन। शायद फ्राइडे द 13th का रियल मीनिंग इसमें नहीं छुपा कि ये दिन सच में अनलकी है या नहीं, बल्कि इसमें छुपा है कि हम इसे क्या बनाते हैं। क्या हम अपोफिस जैसे स्पेस थ्रेट से डरते हैं या जेसन वर्गीस के नाम से कांप जाते हैं?
या फिर हम एक कैंडल जला लेते हैं, एक टैटू बनवा लेते हैं, या अपने एंसेस्टर्स की मून साइकिल्स को रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। चॉइस हमारे हाथ में है और इसी चॉइस में हम फ्राइडे द 13th की कहानी को नए रूप में शेप देते हैं। तो फियर बनाए या डिविनिटी, ये डेट वही बनेगी जो आप उसमें देखते हो।